हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज जो है प्रैक्टिस सेट 10 कराएंगे। एक मिनट, देखिए प्रैक्टिस सेट 10 कराने जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 10 का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आप लोगों से एक बात कहूँ कि देखिए, अगर वीडियो क्लास, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो मेरी क्लास, ठीक है। चलिए, और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो एग्ज़ाम है अब तो निश्चित रूप से होगा, ठीक है। आपको सब पता होगा, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक करिएगा। अब बस प्रैक्टिस सेट ही है जो आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है। चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रॉन्ज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन रोंदा, ठीक है, प्रभावित हुआ था? इनमें से कौन सी ब्रॉन्ज मूर्ति है? वो है नटराज, ठीक है। इससे जो मूर्तिकार था, ये जो है पश्चिमी कलाकार है, कौन? रोंदा, ठीक है। ये नटराज जो मूर्ति से प्रभावित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित धातु मूर्तियों के काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन करना है। तो कौन कौन से धातु मूर्तियाँ दी हुई हैं? वो है मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल, सुल्तानगंज का बुद्ध, कांगड़ा का बैकुंठ और चोल शैली के कांस्य नटराज। ये दिए हुए हैं धातु मूर्तियाँ। अब इनमें से सही कालक्रम का मतलब सबसे पहले कौन सी मूर्ति बनी थी, ठीक है। तो देखिए, तो अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल, ठीक है, ये इसका निर्माण जाहिर सी बात है। फिर सुल्तानगंज का बुद्ध, ठीक है। फिर कांगड़ा, ये तो पहाड़ी शैली में आता है ना। फिर चोल शैली के जो कांस्य नटराज, ठीक है, इनका इस तरह से क्रमबद्ध इनका निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है कि ओडिशा का कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ओडिशा का जो कोणार्क मंदिर है वो रवि मतलब सूर्य को समर्पित है, ठीक है। अगला प्रश्न, देवी गंगा का बहान जिसे हम भारत में प्रवेश द्वारों के चौखटों पर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या है? तो बताइए, देवी गंगा की बात हो रही है तो गंगा का वाहन किसको कहते हैं? मगरमच्छ को, ठीक है। तो गंगा का वाहन मगरमच्छ होता है। और यमुना का वाहन अगर पूछा जाता तो वो होता है कछुआ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजा चोल जो थे, राजा राज चोल प्रथम थे, ठीक है। ये बात याद रखना, राजा राज चोल प्रथम थे, ठीक है। इन्होंने कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट, अंबाजी संगमरमर का उपयोग जो है निम्न में से किस मंदिर के लिए किया गया था? तो अंबाजी संगमरमर का जो उपयोग था वो दिलवाड़ा मंदिर के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चंदेल राजाओं ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो था कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट कि इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज़ की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया थे? वो कौन थे? सोमनाथ होर। चलिए अगली प्रश्न की ओर कि राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां किसके द्वारा निष्पादित की गई थीं? तो राष्ट्रपति भवन जो है बना हुआ है उसके सामने यक्ष यक्षिणी की जो विशाल मूर्तियों को रखा गया है वो किसने? राम किंकर जो बैस थे उनके द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है। अब देखिए इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया है?
तो कांटा चुभने का जो चित्र बनाया है वो NS बेंद्रे ने बनाया है, ठीक है। कांटा चुभने जैसा ये आया या फिर थॉर्न करके आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए कि निम्नलिखित छापा चित्रों को उनके छापा चित्रकारों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो देखिए आदमी, औरत और पेड़, ठीक है। ये वाला जो छापा चित्र है वो किसने बनाया है? के लक्ष्मा गौड़ ने, ठीक है। अब बच्चे, ये जो चित्र है बच्चे चित्र किसका है? सोमनाथ होर का है, ठीक है। अब देखिए भंवर, भंवर चित्र आपको पता होगा वो कृष्णा रेड्डी का है। और दीवारों से सरोकार वो अनुपम सूद का है, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। 12th देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर थे? किसके? विस्कोसिटी टेक्निक के। तो वो कौन थे? एन कृष्णा रेड्डी थे, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का 30 तरीका विकसित किया था? ठीक है, तो वो कौन सा जो समूह था इनमें से? वो था आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह, ठीक है। आधुनिक चित्रकार जो कलाकार समूह था उन्होंने क्या किया था? मिल में जो कागज बनता था उस पर क्या चित्रकारी का 30 तरीका विकसित किया था। अब नेक्स्ट आता है कि शिव का विषपान चित्र जो है किसने चित्रित किया था? तो शिव का विषपान चित्रित किसने किया था? नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया था? सबसे पहले वो क्या बने थे? प्राचार्य, प्रिंसिपल बने थे। तो वो कौन थे? नंदलाल बसु ही थे, ठीक है। ये कहाँ के प्रधानाचार्य या प्राचार्य या प्रिंसिपल बने थे? कहाँ के? विश्व भारती कला भवन में, ठीक है, सबसे पहले। नेक्स्ट कि बंगाल शैली स्कूल या बंगाल स्कूल बोलिए या शैली, ठीक है, के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था? ठीक है, घन चित्रण शैली क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करता था। वो कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। कह रहा है कि किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए कार्य किया था? गीतांजलि लिखी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, लेकिन गीतांजलि पर जो चित्र बनाए थे वो किसने बनाए थे? नंदलाल बोस ने चित्रित किया था, ठीक है। अब देखिए कि किशनगढ़ में जो चित्रित राधा यानी जिसको बनी ठड़ी भी कहते हैं का जो चित्रण किस तकनीकी में हुआ है? तो राधा का जो है क्या कागज पर जल रंग माध्यम में हुआ है या कागज पर तैल रंग में टेम्पेरा या फ्रेस्को? तो जो राधा बनी ठड़ी का जो चित्रण हुआ है वो टेम्पेरा माध्यम में, ठीक है, टेम्पेरा तकनीक में हुआ है। अब नेक्स्ट, एक कवि चित्रकार जिनकी जो कर्म भूमि शांति निकेतन थी, तो कौन सा इनमें कवि चित्रकार है जिनकी कर्म भूमि क्या थी? शांति निकेतन। तो वो थे रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज करेंगे ना कि नंदलाल बोस ठीक दिए हैं, ठीक है, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, देवी प्रसाद राय चौधरी, लेकिन ये जो मेन ए और डी वाले इससे कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो शांति निकेतन की बात हो रही, कर्म भूमि किसकी थी? ये रविंद्रनाथ ठाकुर की थी, ठीक है। अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट चलिए 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखिए सन 1938 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने चित्रित किया था? वो नंदलाल बोस थे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीड़ा बादनी किसकी कृति है? ये बीड़ा बादनी जो चित्र बनाया था ये भी किसने बनाया था? एक मिनट, किसने? नंदलाल बोस ने बनाया था बीड़ा बादनी जो पेंटिंग थी, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर में चित्रित चौगान प्लेयर्स का चित्रकार। तो जो चौगान प्लेयर्स जो पेंटिंग है वो जोधपुर में चित्रित हुआ था। तो किसने बनाया था? ये बनाया था दाना ने चौगान प्लेयर। अब नेक्स्ट, बास चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन था? बास चित्रण का जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे अब्दुल रहमान चुगताई। पूछिए क्यों? क्योंकि दसवंत बसावन खान खाना ये किस में आ जाते हैं? मुगल शैली में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल लोक कला से प्रेरित जामनी राय का चित्र कौन सा? तीन पुजारिन किस माध्यम में चित्रित है? तो तीन पुजारिन है ये टेम्पेरा माध्यम में। ठीक है, टेम्पेरा रंग में। अब देखिए, मद्रास कला स्कूल की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1850 ईस्वी में हुई थी। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? तो इनमें से कौन सी पेंटिंग है जिससे हमें क्या महाभारत की कहानी का पता चलता है? तो वो कौन सी है? शांतनु और मत्स्यगंधा। शांतनु और मत्स्यगंधा जो पात्र हैं ये महाभारत के हैं। ठीक है, इसलिए। अच्छा, बनाई किसने थी ये शांतनु और मत्स्यगंधा पेंटिंग? ये राजा रवि वर्मा ने। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी। तो इन्होंने जो तैल चित्रकला किससे सीखी थी? वो थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। थियोडोर जॉनसन। अब अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल के किलीमन्नूर ग्राम में 1848 ईस्वी में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? इनके वो थे राजा रवि वर्मा थे। ठीक है, इन्हीं की जो इनके जो चित्रों की जो प्रतिलिपियां हैं सबसे ज़्यादा घरों में पाई जाती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए कि शकुंतला के प्रेम पत्र और संदेश वाहक हंस, ये दो जो पेंटिंग है ये किस चित्रकार की कृतियां हैं? वो राजा रवि वर्मा की हैं। ठीक है, कौन कौन सी? शकुंतला के प्रेम पत्र हुआ एक, दूसरा संदेश वाहक हंस। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा डैश के घराने से संबंधित थे? तो किस राजघराने से ये संबंधित थे? राजा रवि वर्मा वो थे केरल। ठीक है, केरल के राजघराने से ये संबंधित थे। चलिए अब अगला प्रश्न, 1800 ईस्वी में चित्रित हुआ था राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए किस पहाड़ी शैली में चित्रित है? तो ये कौन सा पहाड़ी शैली में चित्रित है? कौन सा चित्र है? पेंटिंग का नाम याद रखना, राधा कृष्ण जो है दर्पण देखते हुए 1800 ईस्वी में ये बना था। तो वो है गढ़वाल शैली का है, ये याद रखना, गढ़वाल शैली में चित्रित किया गया है। 33, निम्न में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? तो वो कौन सा था? वो था पटना। ठीक है, चल अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, राजा कृपाल पाल 1678 से 1731, ठीक है, ये टाइम पीरियड है इनका। ठीक है, अब देखिए कि डैश के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। राजा कृपाल पाल की बात हो रही है, तो कौन से पहाड़ी चित्रों के ये कह रहा है? ये सब इनकी उपशैली, पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ दी हुई हैं। तो कृपाल पाल किसके? वो बसौली जो स्कूल था, बसौली शैली या उपशैली किसकी? पहाड़ी चित्र, पहाड़ी शैली की जो उपशैली है बसौली। ठीक है, उसके संरक्षक थे राजा कृपाल पाल। अच्छा, अगला प्रश्न, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो लोक कला पर जो है बसौली शैली आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1730 में रचित हुआ गीत गोविंद के साथ ही किस को जो है उद्भव, किसके उद्भव को, ठीक है, मानते हैं? तो वो है बसौली शैली। ठीक है, 1730
ईस्वी में ये रचित हुआ था गीत गोविंद। इसके साथ ही बसोहली शैली के उद्भव को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कि महाराजा संसार चंद इस शैली के चित्रकला के महान संरक्षक थे। संसार चंद की बात हो रही है तो वो कांगड़ा शैली के महान संरक्षक थे। अब आता है अगला प्रश्न, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की, तो वो कौन थे? वो थे मूर क्राफ्ट। ठीक है। चलिए, पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था, तो पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान किसका था? वो राजा संसार चंद का। ठीक है। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, तो राजस्थानी जयपुर शैली के जो भित्ति चित्र जो बनते हैं गीली सतह पर। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है? तो इनमें से कौन सा नगर है जिसका नाम भित्ति चित्र? वो जयपुर। ठीक है। अच्छा, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सुरजन नामक जो चित्रकार था वो किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? इनमें से किस शैली का जो चित्रकार था? सुरजन। तो सुरजन जो था वो बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। अब देखिए, चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र है कृष्ण झूले पर। ठीक है। तो ये किसने चित्रित किया है? तो कृष्ण झूले पर जो ये जो चित्रकारी है, ये पेंटिंग किसने बनाई है? वो नूरुद्दीन ने बनाई है। ठीक है। अगला प्रश्न, निहाल चंद किस राज दरबार के चित्रकार थे? तो जो निहाल चंद थे वो किशनगढ़ शैली के क्या थे? चित्रकार थे। अगला क्या है कि दक्कनी शैली का चित्र है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये पेंटिंग का नाम है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। किस उपशैली में चित्रित किया गया है इसको किया गया है बीजापुर में, बीजापुर शैली में। ठीक है। तो बीजापुर शैली में कौन सा? सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। ओके। नेक्स्ट, राधा के रूप में बनी ठड़ी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो वो किसके समय में? वो थे नागरी दास। राजा सावंत सिंह भी कहते हैं। ठीक है। उन्हीं का उपनाम है नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि वीडियो मेरी कैसी लगती है, ये प्रैक्टिस सेट कैसे। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा स्कूल है जिसे विशुद्ध भारतीय शैली कहते हैं? क्या राजस्थानी, मुगल या मेवाड़ या बूंदी शैली को कहा जाता है? तो वो है मेवाड़ शैली। ठीक है। तो देखिए, राजस्थानी का ही ये उपशैली है मेवाड़। ठीक है। इसको विशुद्ध भारतीय शैली कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का जो उत्तम साधन क्या है? वो है आँख। ठीक है। अगला प्रश्न, 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी जो है चित्रित की गई थी? तो गोलकुंडा की बात हो रही है, तो वहाँ पे कौन सी सचित्र पोथी थी? वो थी दीवाने हाफिज़। ठीक है। ये 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य इसको चित्रांकन किया गया था, चित्रित हुई थी ये, याद रखना। कहाँ पे? गोलकुंडा में। अब आता है मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद कौन? मंसूर। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से संबंध रखते हैं। ठीक है। जहांगीर के दरबार में रहते थे मंसूर। अब आता है शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? शेख फूल सूफी संत को ये किसने चित्रित किया है? ये बिशन दास का, इसके जो चित्रकार है बिशन दास ने इसको चित्रित किया है। ये पेंटिंग बनाई है बिशन दास ने, शेख फूल सूफी संत। ठीक है। और
ये कहाँ पे संग्रहित है, इसको रखा गया है, ये भारत कला भवन वाराणसी में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, भारत कला भवन वाराणसी में। अगला क्वेश्चन कि मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर, ठीक है, ये वाला जो पेंटिंग है ये किसने बनाई है, इसको बनाया है अबुल हसन ने। ठीक है, तो अबुल हसन ने ये चित्र बनाया है। अच्छा, अब नेक्स्ट, मुग़ल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार जो थे, मुग़ल शैली के, देखिए आपको पता होगा, तो जैसे यहाँ तैयब मेहता दिया है, अनुपम सूद दिया है। ठीक है, ये तो समकालीन कलाकारों में आ जाते हैं। ठीक है, और शहाबुद्दीन दिया है, ये राजस्थानी थे चित्रकार। ठीक है, राजस्थानी शैली के, जो मेवाड़ शैली है ना उसके, तो मेवाड़ शैली के हैं। लेकिन अबुल हसन जो है ये जहांगीर के समय ये चित्रकार थे। ठीक है, अबुल हसन को ही तो हम नादिर उज जमा की उपाधि मिली थी, कहते हैं ने, नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी, किसने दी थी जहांगीर ने। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अकबर शैली की चित्रकारी से इनमें संबंधित नहीं है। जाहिर सी बात है, बशाबन अकबर के समय, अकबर के दरबार के चित्रकार हैं, केसुदास भी हैं, दसबंत भी है, लेकिन अबुल हसन नहीं है, क्योंकि ये जो हैं वो किसके दरबार के हैं, वो हैं जहांगीर के समय के हैं ये। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन कि पंचतंत्र की कहानियों में क्या है। जो पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं तो उनमें किस चीज़ को जो कहानियाँ मिलती हैं वो दंत कथाएँ। ठीक है, दंत कथाओं हैं, मतलब जो भी मतलब विचार आया, जो भी वो ऐसे ही कि कुछ भी बना के कहानी गढ़ दी, उसी को बताया जाता है, जैसे कोई भी सुनाता है ना। अच्छा, कहानी, अच्छा, दंत कथाएँ किस में है, पंचतंत्र में, याद रखना। अकबरनामा जो है अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, जो किसके द्वारा चित्रित किया है, अकबरनामा को किसके द्वारा, बशाबन के द्वारा चित्रित किया है अकबरनामा को। ठीक है, अच्छा, याद रखना। अब नेक्स्ट आता है, मुग़ल स्कूल का स्वर्ण काल किस शासक की अवधि में था। तो मुग़ल स्कूल का जो स्वर्ण काल था वो जहांगीर, ठीक है, इनकी अवधि में था। अब अगला प्रश्न आता है, एक मिनट, क्वेश्चन, एक सेकेंड देखिए। मुग़ल स्कूल, पूरी मुग़ल शैली यानी मुग़ल स्कूल की बात हो रही है, तो हाँ, अगर मुग़ल चित्रकला की बात होती तो जहांगीर हो जाता, लेकिन मुग़ल स्कूल की बात हो रही है तो वो शाहजहाँ होगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है। तो कौन सी गुफा में ये चीज़ इस चीज़ को दिखाया गया है कि रावण जो है माउंट कैलाश को हिलाने वाला थीम, तो वो आता है 16वीं गुफा। ठीक है, गुफा संख्या 16 ये दृश्य देखने को मिलेगा। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र, तो इनमें से कौन सा चित्र है जो अजंता की गुफा संख्या 1 में है, तो वो है वज्रपाणी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 60 क्वेश्चन क्या है, देखिए कि अजंता के भित्ति चित्रों में निम्न में से किस गुण की कमी है। तो अजंता के भित्ति चित्रों में किस गुण की कमी है, क्या रेखीय परिदृश्य की कमी है, या परिप्रेक्ष्य के बहुतायत की कमी है, गतिशीलता की कमी है, या सम्मुखीयता नियम की, या जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी। तो किसकी कमी है, वो है रेखीय परिदृश्य की कमी। ठीक है, तो रेखीय परिदृश्य की कमी किस में मिलेगी, अजंता के भित्ति चित्रों में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट कि अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है, तो वो जो हंस जातक की बात करें तो वो किस में, गुफा संख्या 17 में। ठीक है, हंस जातक को गुफा संख्या जो 17 है उसमें चित्रित किया गया है। तो गुफा संख्या 17 को क्या कहते हैं पता है आपको? चलिए बताती हूँ, राशि चक्र भी कहते हैं गुफा संख्या 17 को। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी गुफा है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा चित्र, सबसे अधिक चित्र पाए जाते हैं, बनाए गए हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है, सुरक्षित भी हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं, तो कितने प्रकार शब्द पूछ रहा है ना, तो 2 प्रकार, तो 2 प्रकार की गुफाएं हैं, जैसे कि चैत्य गुफा और विहार गुफा। ओके, देखिए अगला प्रश्न, पद्म पहाड़ी अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन जो है कहाँ मिलता है, तो पद्म पहाड़ी अवलोकितेश्वर, ठीक है, इसका जो प्रथम अंकन आपको कहाँ मिलेगा, भित्ति चित्र, ये भित्ति चित्र है, क्योंकि ये कहाँ, अजंता गुफा में। अच्छा, अगला क्वेश्चन कि ताज़ा चूने के पलस्तर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीकी को निष्पादित किया जाता है वह क्या कहलाती है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ताज़ा चूना के प्लास्टर पे, तो वो फ्रेस्को कहलाता है। ओके, ठीक, फ्रेस्को, और फ्रेस्को में ये फ्रेस्को ब्यूनो में आता है। ठीक है, अच्छा, अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्या कि अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, तो विषय वस्तु पूछ रहा है, वो क्या थी, जातक गाथाएं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, क्योंकि जातक कथाएं जो हैं ये किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से, इसलिए क्योंकि वहाँ बौद्ध धर्म से ही केवल चित्र बने हुए हैं अजंता में। ठीक है, अब अगला प्रश्न, फ्रेस्को शेक्को पद्धति में से जो चित्र बनाए गए हैं इनमें कहाँ बनाए गए हैं, अजंता में फ्रेस्को शेक्को पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। मतलब शेक्को का मतलब जैसे दीवार या छत पे जो भी चित्र बने हैं वो सूखी सतह पे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि चित्रकला मूर्तिकला वास्तुकला का संगम जो मिलेगा, चित्रकला भी दिखेगी वहाँ, मूर्तियाँ भी हैं, वास्तुकला का अच्छा सा तुम्हें आपको दिखेगा। ठीक है, तो कहाँ पे, अजंता गुफा में। ठीक है, तीनों का संगम। ठीक, अब देखिए क्योंकि सुंदर सी गुफाएं वगैरह भी हैं अजंता में, जो वास्तुकला से रिलेटेड, वास्तुकला में आती हैं जो चीज़ें सही से बनी हो गुफा से संबंधित। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं, तो सबसे अधिक चित्र अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया, तो वो गुफा नंबर 17 में जो मिलता है सबसे अधिक चित्र। अब देखिए अगला प्रश्न कि मरणासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है, आपको पता होगा वो 16वीं गुफा में है। अब अगला प्रश्न, अशोककालीन किस स्तंभ के परगेहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव मिला है, वो है सारनाथ स्तंभ। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पालिश इस काल की विशेषता थी, तो मूर्तियों पे जो है ओपदार पालिश की जाती थी मौर्य वंश के समय। ठीक है, मौर्य काल में। चलिए अब अगला प्रश्न, भरूत ग्राम जो है स्थित है कहाँ पे, आपको पता है कि भरूत जो है कहाँ स्थित है, वो सतना जिले में। ये कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। यहाँ सांची स्तूप भी है, भरूत भी है। ठीक है, ये स्तूप तो भरूत ग्राम, तो ये सतना जिले में पड़ता है, सतना में है। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है, वो कांस्य से बनी हुई है। चलिए अब अगले प्रश्न 74 पे आते हैं। देखिए देखिए 74 कह रहा है कि डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में है, तो डांसिंग गर्ल जो मूर्ति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। प्रथम कांस्य प्रतिमा जो बनाई गई थी सबसे पहले, आपको पता होगा वो नृत्यांगना की है,
अब अगला, देवी माँ मदर गॉडेश की जो सबसे विशेष विशेषता क्या है, वो है पंखे नुमा आकार की टोपी। ठीक है, ये देवी माँ की सबसे विशेषता है। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न है कि पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। तो जो पशु आकृति युक्त जो मोहरें मिली हैं वो कहाँ पे मिली हैं, आपको पता होगा, वो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अच्छा, अब देखिए अगला प्रश्न कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की जो मूर्ति का माध्यम, मूर्ति जो बनी है मातृ देवी यानी कि देवी माँ, तो वो किस मोहनजोदड़ो से मिली है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, पकी हुई मिट्टी। ठीक है, मिट्टी, कच्ची मिट्टी को टेराकोटा नहीं कहते हैं। ठीक है, टेराकोटा का मतलब जो हाई टेम्परेचर पे जब उसको जो भी आकृति बना ली ना, जो भी मूर्ति वगैरह, फिर उसको हाई टेम्परेचर पे उसको, जैसे कि अभी जो ईंट वगैरह है ना, ये क्या है, ये टेराकोटा है। ठीक है, ये मिट्टी का ही तो, कच्ची मिट्टी की ईंटें बना ली जाती है, फिर हाई टेम्परेचर पे उसको पकाया जाता है। ठीक है, तब वो टेराकोटा कहलाता है। ऐसे ही अब 79 प्रश्न है कि विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा जो है, वो इन परंपराओं में से किसका योगदान था। तो ये कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा परंपरा से। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखिए मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी भी दिया है, तो यहाँ हड़प्पा, हड़प्पा याद रखना, हड़प्पा परंपरा, हड़प्पा सभ्यता शब्द आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ जो से प्रारंभ हुई थी। आपको पता है हड़प्पा से शुरू हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई। ठीक है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि देखिए एक सेकेंड, देखिए सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बने अलंकरण जो है किन आकारों में बने हैं। तो जो सिंधु घाटी से जो मृत भांड, मतलब मृत भांड का मतलब मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, तो उन पे जो अलंकरण बने हैं, ठीक है, चित्र वगैरह, तो वो कहाँ, किस तरह के हैं, क्या प्राकृतिक हैं, ज्यामितीय है, या अमूर्त है, या अर्धअमूर्त है, वो कैसे हैं, ज्यामितीय। ठीक है, ज्यामितीय अलंकरण किया गया, ज्यामितीय चित्र बने हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्न में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है। अब सभ्यता की बात हो रही है, तो वो कौन सी सभ्यता है, ये बात आ रही है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो कहाँ है आलमगीरपुर, मेरठ जिले, उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज की बात हो रही है, वो किस सन में हुई थी, वो हुई थी 1953 ईस्वी में। ठीक है, तो लोथल जो एक पुरातात्विक स्थल है ये, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसकी खोज 1900 वैसे तो क्या है कि 54 में हुई थी, लेकिन 1954 ऑप्शन में नहीं है, तो 1953 उसके आसपास ये लगाएंगे ना, 1953। ठीक है, वैसे खोज 1954 में हुई थी। चलिए अब देखिए कि निम्न में से प्राथमिक रंग पूछ रहा है, वो लाल, पीला, नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, पट्टचित्र जो है किसका एक विशेष कला का प्रावधान है। तो जो पट्टचित्र होता है वो किसका है, वो है गुजरात का। ठीक है, नहीं एक सेकेंड, गुजरात क्या दिया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और गुजरात दिया है। तो जो पट्टचित्र की बात हो रही है, देखिए एक सेकेंड, पट्टचित्र जो है इनमें से किसका, उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का एक विशेष कला का प्रावधान है। ओके, चलिए 86 प्रश्न पे आते हैं। बंगाल में बनाई जाने वाली जो स्क्रॉल चित्र है, स्क्रॉल चित्र का मतलब लपेटी गई लंबी चित्र श्रृंखला। ठीक है, तो
तो उसको कहते हैं स्क्रॉल पेंटिंग। ठीक है, तो ये जो है क्या ये नाथ द्वारा चित्र है, फ्रेस्को चित्र, बांकुर चित्र या कालीघाट चित्र? तो ये कालीघाट चित्र में आएगा। ठीक है, कालीघाट चित्र है ये। चलिए अब 86 प्रश्न हो गया है क्वेश्चन। अब 87 क्वेश्चन पे आते हैं कि कालीघाट चित्र किससे संबंधित है? बंगाल से संबंधित है। अब नेक्स्ट कि भोपाल स्थित भारत भवन का जो संस्थापक जो थे तो वो इनमें से कौन थे? वो जे स्वामीनाथन थे। ठीक है, किसके? भारत भवन भोपाल। ठीक है, संस्थापक जो है कौन थे? जे स्वामीनाथन। चलिए अब आता है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन, बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंध रखती है? बांकुरा क्राफ्ट की बात हो रही है, ये पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला प्रश्न, द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है M.S. रंधावा है। ये जो है पुस्तक का नाम है द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। किसने लिखी है? ये M.S. रंधावा ने। किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? तो इनमें से कौन कला इतिहासकार हैं जिन्होंने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना था? तो वो थे B.N. गोस्वामी थे। अगला प्रश्न, पंजाब बाद जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? उसको कहा जाता है पहाड़ी शैली। ओके, अब नेक्स्ट कि पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा है? तो पहाड़ी चित्रकला का जो उदय स्थल की बात अगर करी जाए तो वो था पंजाब। ऑप्शन में से देखिए। ठीक है, तो पंजाब जो है उदय स्थल है जहाँ से क्या हुआ था? उत्पत्ति हुई पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, अब देखिए पुस्तक है एक कौन सी? जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया के लेखक पूछ रहा है। तो ये पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर मोती चंद ने लिखी है। जैन मिनिएचर, पुस्तक का नाम जैन मिनिएचर ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, ये पुस्तक जो है डॉक्टर मोती चंद ने लिखी है। ओके, चलिए चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? अपभ्रंश शैली की बात हो रही है। ठीक है, इस कौन से शासक थे? आप देखिए ऑप्शन में क्या दिया है कि विजयनगर बीजापुर के शासक, चंदेल वंशीय शासक, राजपूत वंशीय शासक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से तो कोई नहीं था। तो फिर इनको किसने जो है अपभ्रंश शैली को संरक्षण आखिर दिया किसने था? हैं, ताकि अच्छे से ये जो है अपभ्रंश शैली में चित्रकारी होती रहे। तो वो कौन थे? वो थे मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, विजयनगर बीजापुर के शासकों से कोई संबंध नहीं। चंदेल शासक, ठीक है, वो कहाँ, इससे भी कोई मतलब नहीं। वो मध्य प्रदेश में चंदेल वंशों का शासन था, राष्ट्रकूट का भी नहीं। तो चंदेल अपभ्रंश शैली कहाँ था? ये गुजरात में। ठीक है, गुजरात में फली थी। ठीक है, तो इसके जो ये कौन थे? मेवाड़, गुजरात और क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मेवाड़ के जो राजा थे, शासक थे, तो उन्होंने उनके संरक्षण में क्या हुआ था? अपभ्रंश शैली का संरक्षण मिला था को। अब आता है अगला प्रश्न, देखिए पूर्व मध्यकालीन यानी कि जिसको प्राकृत भी बोलते हैं, पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के, ठीक है, क्या चीज़? चित्रों में लय और गति का पूर्ण अभाव है, या चित्र लय एवं गतिपूर्ण है, या चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव है, या चित्र उच्च कोटि के हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव है। मतलब जो प्राकृत कला यानी पूर्व मध्यकालीन कला में जो चित्र बनते थे तो उसमें भाव को नहीं दर्शाया जाता था। ठीक है,
ये हो गया। तो भाव जो था पूरी तरह अभाव, मतलब पूरी तरह से नहीं था। तो जो भी, क्योंकि जो मानव आकृतियाँ जो बनती थी ना, जैसे इसमें कौन आता है प्राकृत में, कला में, जैसे पाल शैली आता ना, उसमें जो मानव आकृतियाँ बनती थी तो कैसी गुच्छों जैसी, गुच्छों के समान, ठीक है, और कठपुतलियों के समान लगता था। कठपुतलियों, चेहरे जो होते थे वो सवा चश्म चेहरे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर है हड़प्पा संस्कृति का नहीं था इनमें से। तो देखिए लोथल, कालीबंगा और बनवाली और गिरिनगर। तो इनमें से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का नहीं, वो है गिरिनगर नहीं था, ठीक है। अच्छा, देखिए लोथल स्थित है भारत में है, भारत के गुजरात में है। ओके, चलिए। सैंदव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। तो जिससे माना जाता है कि पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक हैं, वो भी जो किससे ये स्थल मिले हैं, सैंदव सभ्यता के स्थल की बात हो रही है। तो जो वो है 2, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को पूर्ण प्रमाणिक, ठीक है, इन्हें नगरों की संज्ञा दी जाती है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को, यानी कि 2 राइट आंसर। तो ये जो था लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का। तो ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये प्रैक्टिस सेट 10। ओके, चलिए अब मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। अब ये वाला प्रैक्टिस सेट फिनिश हो गया है, इसमें टोटल 10 ही थे प्रैक्टिस सेट। ये वाला बुक जो है फिनिश हो गई है। अब नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। आप लोग ना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट कैसी लगी। जो भी है आपने की है आप कर लीजिएगा अधिक से अधिक जो है, और इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। ओके, thank you so much for watching my video. Okay.